हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हील ऑफ टाइम की सीजन 1 की स्टोरी के बारे में। ये एक अमेरिकन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज है जिसके क्रिएटर है राफे जुडकिंस। ये अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसमें लीड में है रोजामंड पाइक, डेनियल हेने, जो रॉबिन्स, मेडेलिन मेडन, जोशा स्ट्राडोस्की, मार्कस रुदरफोर्ड, बार्ने हैरिस और प्रियंका बोस जैसे स्टार्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। अब पहले एपिसोड की शुरुआत में हम मोरेन को देखते हैं, जो एस सेडाई की मेंबर है, जो कहती है कि सालों पहले अघोर शक्तियों के साथ जन्मे हुए पूर्वजों ने अभिमान में डूबकर डार्क वन को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो डार्क वन को कैद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पृथ्वी पर के समंदर सूख गए, पर्वत टूट गए, शहर के शहर नष्ट हो गए और अब इस टूटती दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी एस सेडाई के लोगों को मिली है। और अब इस दुनिया में ड्रैगन का भी नया जन्म हो गया है, बट वो कहाँ है, वो लड़का है या लड़की, किसी को भी मालूम नहीं है। और अब वो ड्रैगन बड़ा भी हो गया है और यही ड्रैगन इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाएगा। अब उसे ढूंढना है ताकि वो डार्क वन के हाथों ना लगे। इसके बाद में मोरेन और उसका बॉडीगार्ड लेन इस ड्रैगन की खोज में निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एस सेडाई की एक और मेंबर लियांड्रिन अपने साथियों के साथ कुछ आदमियों का पीछा करती है। ये आदमी डार्क पावर का यूज करने की वजह से पागल हो गए हैं। अब यह लियांड्रिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पर्वत को इन आदमियों के ऊपर गिरा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियांड्रिन आदमियों से नफरत करती है, इसलिए वो अपने साथ कोई मेल बॉडीगार्ड नहीं रखती। यहाँ लियांड्रिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देती है और यही नज़ारा दूर से मोरेन देख रही थी। और तभी मोरेन कहती है कि यह आदमी ड्रैगन नहीं हो सकता। और फिर ये दोनों एक गांव की तरफ जाते हैं जो दो नदियों के बीच बसा हुआ है। अब यहाँ हम न्यानियों को देखते हैं, जिसके पास भी कुछ शक्तियां हैं और अब वो कुछ लड़कियों के साथ मिलके उनकी पावर का पता लगा रही है। अब अपनी पावर का पता लगाने के लिए वो इग्वेन को नीचे पानी में गिरा देती है। वो इस नदी से तैरते हुए दूर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंड को देखते हैं, जो अपने पिताजी के साथ मिलके मार्केट में ऊन बेचने का काम करता है। इसके बाद इस गांव के बारे में सभी लोग नई फसल आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं और तभी वहां पर इग्वेन वापस आ जाती है और इसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। और यहाँ मैट, रैंड और पेरिन को देखते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त थे और ये तीनों साथ में बैठकर शराब पी रहे हैं। और तभी इस बार में मोरेन और लेन आ जाते हैं। यहाँ आते ही मोरेन सभी लोगों को बड़े ही ध्यान से देखती है। सभी लोग मोरेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ मोरेन उनसे आराम करने के लिए एक कमरा मांगती है। तभी सभी लोग उसकी रिंग को देखकर डर जाते हैं और फिर उन्हें कमरे में लेके चले जाते हैं और वहां उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। वहीं इस बार में सभी गांव वाले मोरेन के आने से खुश नहीं होते, क्योंकि उन सभी को लगता है कि इस सड़ाई के लोग बुरे होते हैं। अब इसके बाद रात में रैंड और इग्वेन एक कमरे में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। यहाँ रैंड इग्वेन को जादूगरनी बनने से रोकता है। यहाँ इग्वेन रैंड से कहती है कि मैंने अभी तक जादूगरनी बनने के लिए हाँ नहीं भरी है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जिसकी दो छोटी बहनें होती है, जिनसे मैट बहुत प्यार करता है और उसके पिताजी अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखते। फिर अगले दिन इग्वेन रैंड से मिलने के लिए एक पहाड़ पर चली जाती है। यहाँ रैंड अपने फ्यूचर की फैमिली के बारे में बताता है और तुरंत इग्वेन की तरफ देखता है। तभी इग्वेन रोते हुए उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे जादूगरनी बनना था। वहीं दूसरी तरफ मोरेन नैनो से मिलने उस गांव की एक पवित्र जगह पर जाती है और उससे उसके बचपन की बातें करती है। वो नैनो को बताती है कि तुम इस गांव की नहीं हो और जब तुम छोटी थी तब तुम्हें एक बुढ़ी जादूगरनी ने पाला था। और इनकी बातों से पता चलता है कि नैनो 25 साल की है। यह नैनो मोरेन से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मेरे गांव की रक्षा करूंगी। वहीं दूसरी तरफ लेन इस गांव के जंगल में जाता है और वहां पर एक जगह पर वो देखता है कि बहुत सारी भेड़ों को किसी ने मार दिया था और ये बात वो तुरंत मोरेन को बताता है। अब मोरेन उसे कहती है कि यहाँ ट्रोलोक्स आ गए हैं। अगली सुबह एक शख्स इस गांव में अपनी दुकान को लेके आता है और सामान बेचता है। तभी उसके पास मैट आता है और एक चोरी का सामान उस शख्स को बेचता है। तभी यहाँ वो शख्स उसे पैसों के बदले कुछ दिए देता है। ये देखकर मैट उसे गुस्से में बुरा भला कह देता है और वहां से चला जाता है। अब रात को सभी लोग दियों को जला के बहाते हैं और सभी लोग एक जगह पर जमा होकर जश्न मनाते हैं। और तभी एक आदमी को पीछे से एक कुल्हाड़ी लग जाती है और वो वही मर जाता है। ये देखकर इग्वेन डर जाती है और तभी यहाँ पर ट्रेसेक्स की आर्मी आकर इन गांव वालों पर हमला कर देती है। वो सभी को मारने लगते हैं
और सभी लोग इनसे बचने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। और तभी रैंड के घर में भी एक ट्रेसेक्स हमला कर देता है, जिसे रैंड के पिता एक हथियार लेके मारने लगते हैं, पर वो ट्रेसेक्स उन पर भी भारी पड़ता है। इसके बाद रैंड उसे अपनी तीर से मारता है, लेकिन वो ट्रेक्स रैंड को मारकर दूर कर देता है। अब रैंड के पिता एक तलवार निकाल कर उस पर हमला करते हैं और पीछे से रैंड उस ट्रेसेक के सर पर भाला मारकर उसे मार देता है और इस लड़ाई में रैंड के पिता घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरिन और उसकी पत्नी भी अपने घर में एक ट्रेसेक से लड़ते हैं। यहाँ दोनों मिलकर ट्रेसेक को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पेरिन गलती से अपनी पत्नी को बिना देखे एक ट्रेसेक समझ बैठता है और उसके पेट में मार देता है। इसकी वजह से उसकी पत्नी के पेट में से खून निकलने लगता है। यहाँ पेरिन उसे अपने गोद में लेकर रोने लगता है, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण पेरिन की पत्नी मर जाती है। ये देखकर पेरिन टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेसेक न्यान्या को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ इग्वेन बस उसे देखती ही रह जाती है। तभी यहाँ मोरेन और लेन आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से उन ट्रेसेक को मारने लगते हैं। मोरेन अपनी शक्तियों से एक एक ट्रेसेक को मारने लगती है और लेन भी अपनी तलवार से ट्रेसेक्स को काटने लगता है। तभी यहाँ मोरेन का ध्यान दूसरी तरफ होता है और एक दूसरा ट्रेसेक मोरेन के ऊपर चाकू फेंक देता है। ये चाकू मोरेन को लग जाता है और इस चाकू को लेन अपने हाथों से निकालता है। फिर चोटिल हालत में मोरेन अपनी सारी ताकत लगा देती है और सभी ट्रेसेक को मार देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर लेन उसे उठाता है। अब इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वहां पर रैंड अपने घायल पिताजी को लेके आता है और न्यान्यो को खोजता है। यहाँ इग्वेन रैंड को बताती है कि न्यान्यो अब जिंदा नहीं है, उसे ट्रेसेक अपने साथ लेके चले गए हैं। यहाँ मोरेन रैंड के पिताजी का घाव अपने जादू से ठीक कर देती है और तब यहाँ की हालत देखकर रैंड मोरेन को इन सभी का जिम्मेदार ठहराता है और उसे कहता है कि आपके आने के बाद ही यहाँ पर हमला हुआ है। तब मोरेन उन्हें बताती है कि ये ट्रेसेक तुम लोगों की खोज में आए थे और तुम लोगों में से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी ये लोग ऊपर की पहाड़ की तरफ देखते हैं कि बहुत ही बड़ी ट्रेसेक की आर्मी इनकी तरफ आ रही है। तभी मोरेन इन सभी को अपने साथ अपने टावर में चलने को कहती है ताकि गांव सुरक्षित रह सके। इसलिए सभी लोग मोरेन के साथ व्हाइट टावर के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम व्हाइट क्लॉक नाम के लोगों को देख पाते हैं। ये व्हाइट क्लॉक वाले एस सेडाई के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब इन्हें व्हाइट क्लॉक वालों में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसे क्वेश्चनर कहा जाता है। इसके सामने एक एस सेडाई की औरत होती है जिसका पोशाक येलो कलर का था। उसे इस क्वेश्चनर ने पकड़ रखा था। इस क्वेश्चनर ने इस एस सेडाई के हाथ काट दिए थे और उसकी रिंग अपने कलेक्शन में रख दी थी। इसके पास बहुत सारी अंगूठियां थी। इससे हमें यह पता चलता है कि इसने इससे भी पहले बहुत सारे एस सेडाई के लोगों को मारा है। इसके बाद में हमें मोरेन और बाकी को लोग दिखते हैं जिनके पीछे अभी भी ट्रेसेक पड़े हैं। अब मोरेन और बाकी के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक नदी को पार करना होता है। इसलिए मोरेन यहाँ एक आदमी को कुछ ज्यादा पैसे देकर जल्द से जल्द नदी पार करने को कहती है। बोट में बैठकर मोरेन सभी को कहती है कि ये ट्रेसेक्स कभी भी गहरे पानी को क्रॉस नहीं करते, इसलिए वो इस नदी के आगे नहीं आ पाएंगे। तभी वहाँ ट्रेसेक की आर्मी का लीडर आता है जिसका नाम फेड है। दोस्तों, फेड ट्रेसेक से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वो भी इन्हें ये गहरा पानी क्रॉस नहीं करवा सकता। अब जिस इंसान ने मोरेन को नदी पार करवा के दी थी उसकी फैमिली दूसरी ओर रहती थी, इसलिए वो अपनी बोट लेके फिर से वही जाने वाला था। लेकिन यहाँ मोरेन को ऐसा लगता है कि अगर ये फिर से वापस वहां गया तो इसकी बोट की मदद से वो ट्रेसेक इस तरफ आ जाएंगी। इसलिए मोरेन नदी में एक भंवर बनाती है जिसकी वजह से उस आदमी की बोट भंवर में फंस जाती है। वो आदमी अपनी बोट को बचाने के चक्कर में खुद भी उस नदी में डूब जाता है। दोस्तों, मोरेन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। वो तो बस ट्रेसेक को रोकना चाहती थी ताकि वो इस तरफ आकर और भी तबाही ना मचा पाए। अब ये सारे लोग अपने व्हाइट टावर की जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद ये सब लोग एक जंगल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ रैंड को इस बात का डर था कि जैसे मोरेन ने उस आदमी को काम खत्म होने पर मार दिया था, सेम ऐसा ही वो भी हमें काम पूरा होने पर मार देगी। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग गहरी नींद सो जाते हैं। तभी यहाँ पर मोरेन इग्वेन के पास आती है और उसे नींद में से जगाकर उसे थोड़ी दूर लेके जाती है। अब इग्वेन यहाँ पर मोरेन से पूछती है कि क्या तुम हमें भी अपना काम पूरा होने पर मार दोगी? तभी मोरेन यहाँ पर कहती है कि सारे एस सेडाई के लोगों ने एक कसम खाई है और कोई भी उस कसम को तोड़ नहीं सकता। यहाँ मोरेन कहती है कि हमारी पहली कसम ये है कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी कसम ये कि एस सेडाई ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाते जिससे किसी की जान जाए।
और तीसरी कसम यह होती है कि जब तक किसी भी एसएडआई या उनके बॉडीगार्ड या किसी और की भी जान पर ना आए, तब तक वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकते। तभी मोरेन यहाँ इग्वेन को बताती है कि उस बोट वाले ने खुद ही खुद की जान ली है। मैंने तो बस बोट को डुबाना चाहा ताकि वो ट्रेसेक हम तक ना आए, और मुझे लगता है कि तुम में भी एसएडआई बनने की खूबियां हैं। अब यहाँ मोरेन इग्वेन को एक स्टोन देती है, जिसे फिल करने पर इग्वेन को कुछ महसूस होता है। तभी यहाँ मोरेन कहती है कि ये सब कुछ एक एसएडआई फिल कर सकती है। दोस्तों, हमें पता है कि इग्वेन एक विदुषी है जो हवा को सुन सकती है, लेकिन मोरेन यहाँ कहती है कि अगर तुम एसएडआई बने तो यह हवा तुम्हारी बात सुनेगी। इनकी बातचीत के बाद इग्वेन रैंड के पास सोने के लिए चली जाती है, लेकिन रैंड उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि रैंड को कुछ वक्त अकेले गुजारना था। लेकिन असल में इग्वेन मोरेन से ज्यादा क्लोज हो रही थी, ये रैंड को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेसी के साथ लड़ाई में पेरिन को चोट लगी है, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है। फिर इसी रात को रैंड अचानक से उठ जाता है और उसे जोरदार खांसी शुरू हो जाती है। जब रैंड अपने मुंह में हाथ डालता है, उसके मुंह में से एक चमगादड़ निकलता है और उसे देखकर रैंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी उसे उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जिसकी आंखों में आग थी। लेकिन तभी रैंड की नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि यह तो बस एक सपना था। अब जब रैंड सामने देखता है तो उसे मरा हुआ चमगादड़ दिखता है। इसका मतलब वो सपना नहीं था। अब डर के मारे रैंड सभी लोगों के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसे जो सपना आया था, सेम वैसा ही सपना सभी लोगों को आया था। उनके भी सपने में एक मॉन्स्टर आया था। अब यहाँ मोरेन सभी को यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन यहाँ रैंड मोरेन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब सपने उन्हें मोरेन दिखा रही है। रैंड को ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन इग्वेन हो सकती है और बाकी के लोगों को मोरेन मार देगी, बट मोरेन यहाँ रैंड की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है और उसके पीछे इग्वेन भी जाने लगती है। यहाँ पर रैंड इग्वेन पर भी गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ इग्वेन रैंड को समझाती है कि मोरेन चोटिल होने के बावजूद वो ये सब कुछ हमें बचाने के लिए कर रही है। ये सुनने के बावजूद भी रैंड नहीं मानता और वहां से पीछे जाने लगता है। अब मैट रैंड को समझाता है और उसे अपने साथ में लेके आता है। थोड़ा आगे जाने पर लैन सभी को कहता है कि आगे से व्हाइट क्लॉक वाले आ रहे हैं, इसलिए मोरेन अपनी अंगूठी निकाल कर लैन को दे देती है। तभी यहाँ व्हाइट क्लॉक के आदमी आ जाते हैं और इनका सरदार मोरेन से सवाल पूछने लगता है। अब मोरेन कहती है कि मैं तो महज एक साधारण रानी हूँ और मैं अपनी बहनों से मिलने जा रही हूँ। तभी यहाँ क्वेश्चनर आता है और सभी लोगों की चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करते वक्त क्वेश्चनर को मोरेन का घाव दिखता है जो उसे ट्रेसेक से लड़ते हुए वक्त लगा था, इसलिए व्हाइट क्लॉक का सरदार उन सभी को जाने देता है। अब सही सलामत व्हाइट क्लॉक के सामने से निकलने के बाद सभी लोग काफी देर तक सफर करते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी मोरेन लेन से कहती है कि उस क्वेश्चनर ने 7 एसएडआई को मारा है क्योंकि उसके पास 7 एसएडआई की अंगूठियां थी। दूसरी तरफ इग्वेन रैंड के साथ अपनी बढ़ती हुई दरार को कम करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ पेरिन अपनी चोट को देखता है। तभी बहुत सारे भेड़िया उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। यहाँ पेरिन को लग रहा था कि ये सारे भेड़िया उसे खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनमें से एक भेड़िया पेरिन के पास आकर उसके घाव को चाटने लगता है और इसके बाद में सभी भेड़िया वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी एग्वेन को हवा की आवाज सुनाई देती है। तभी एग्वेन को फेड दिखाई देता है जो ट्रेसेक की आर्मी का लीडर है। अब ट्रेसेक उन तक पहुंच गए थे। सारे लोग भागने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि मोरिन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और उसकी सांसें भी कम होती जा रही है क्योंकि मोरिन की चोट अब और भी गहरी हो गई थी। इसीलिए सभी लोग मोरिन को उठाकर भागने लगते हैं और इनके पीछे ट्रेसेक की आर्मी पड़ जाती है। तभी लेन इन सभी को एक जगह पर लेके जाता है, लेकिन इनके घोड़े एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और जब वो पीछे देखते हैं तो ट्रेसी की सेना भी रुक गई थी। लेन इन्हें कहता है कि ये एक शहर है जिसका नाम सेडर लगोथ है, जो बहुत साल पहले शैतान की नजर में आ गया था और तभी से यह जगह श्रापित है। यह जगह इतनी डेंजरस है कि ट्रेसेक भी यहाँ आने से डरते हैं और अब इस जगह पर ये सब लोग रहने वाले हैं। इस जगह पर आने के बाद वो मोरन को जमीन पर लेटा देते हैं। यहाँ लेन सभी को कहता है कि इस शहर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मोरन को सुलाने के बाद रैंड और इग्वेन बाहर आकर देखते हैं कि यह शहर श्राप से पहले कितना खूबसूरत था। वहीं दूसरी तरफ मैट और पेरिन एक साथ बैठे थे। यहाँ मैट पेरिन को एक चाकू देता है। ये चाकू पेरिन की वाइफ ने मैट को गिफ्ट दिया था। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं और तभी रात में मैट इस शहर में घूमने के लिए चला जाता है और उसे एक कमरे में एक चाकू मिलता है।
यहाँ मैट लेन की कही गई बात को भूल जाता है और उस चाकू को हाथ में लेके देखने लगता है। जैसे ही मैट उस चाकू को हाथ लगाता है, पूरे शहर में एक परछाई फैलने लगती है और गलती से एक घोड़ा उस परछाई के अंदर आ जाता है और देखते ही देखते वो घोड़ा राख में बदल जाता है। ये सब देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त सारे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। लेन मोरन को सही सलामत शहर के बाहर लेके आ जाता है। रैंड और मैट एक साथ इस शहर से बाहर निकल जाते हैं और पेरिन और इग्वेन एक नदी में कूदकर इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही लेन मोरन को पानी पिलाता है। तभी एक औरत उसके गले पर चाकू रख देती है। दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं, नैन्यू थी, जिसे ट्रेसेक उठा के लेके चले गए थे। यहाँ नैन्यू अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे नैन्यू ट्रेसेक के कब्जे से बचकर निकल गई थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ट्रेसेक उसे घसीट कर लेके जा रहे थे, लेकिन तभी यह दो ट्रेसेक्स आपस में लड़ पड़ते हैं। तभी यह नैन्यू को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है और वो मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। फिर वो ट्रेसेक उसका पीछा करते करते उस गांव की पवित्र जगह पर पहुंच जाते हैं। यह इस जगह के बारे में नैन्यू को सब कुछ पता था, इसीलिए वो इन ट्रेसेक्स को चकमा देने के लिए वहां के पानी में छिप जाती है। अब वो ट्रेसेक उस पानी में भी ढूंढता है, लेकिन तभी नैन्यू उस ट्रेसेक के सीने में एक तलवार घुसा देती है और उसे मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यह नैन्यू लेन से पूछती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है। कहीं मोरेन ने मेरे दोस्तों को मार तो नहीं दिया। तभी लेन उसे कहता है कि मोरेन ने ऐसा नहीं किया है। यह लेन कहता है कि मैंने उन्हें जानबूझकर हमसे अलग किया ताकि उन्हें पता चले कि मोरेन उन लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है। अब लेन नैन्यू को कहता है कि तुम्हें मोरेन की मदद करनी होगी। उसका घाव और भी गहरा हो गया है और तुम तो एक विदुषी हो, तुम इस घाव को ठीक कर सकती हो। लेकिन नैन्यू मना कर देती है। वो कहती कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगी, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। यहाँ लेन नैन्यू को बार बार बताता है कि मोरेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मैट और रैंड भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके दोस्त कहीं पर भी नहीं दिखते। तभी यह रैंड कहता है कि हमें अपने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें व्हाइट टावर की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें इग्वेन और पेरिन वहां पर मिल जाए। तो मैट भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अब दूसरी तरफ पेरिन और इग्वेन भी एक खुले मैदान में भटक जाते हैं और यह वो आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरिन ऐसा नहीं कर पाता, वो आग नहीं जला पाता। तभी इग्वेन यहाँ पर अपना जादू यूज करती है, जो कि उसे मोरे ने सिखाया था, और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और वो इस आग को लगा देती है। वहीं अब नैनी भी मोरन का इलाज शुरू कर देती है। अब वो मोरन के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां निकालती है और पेड़ पर से कुछ लकड़ियां निकालकर उनका एक पाउडर बनाती है, ताकि वो पाउडर मोरन के घाव पर लगा सके। तभी यह लेन और नैन्यू कुछ बातें करते हैं। यह लेन नैन्यू से कहता है कि मोरेन एक अच्छी एस सेडाई है और वो इस पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है, और तुम्हारे उन चार दोस्तों में से कोई ना कोई ड्रैगन है। वहीं दूसरी तरफ पेरिन को एक सपना आता है और उस सपने में उसे उसकी बीवी दिखाई देती है, जिसे एक भेड़िया खा रहा है। लेकिन तभी उसके सपने में उसे एक आदमी दिखता है, जिसकी आंखों में आग थी, और डर के मारे पेरिन की नींद टूट जाती है। तभी यह एग्वेन कहती है कि वो भेड़िया हमारे काफी नजदीक आ गए हैं। ये देखकर दोनों भागने लगते हैं और वो भेड़े भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन एक जगह पर जाने के बाद वो भेड़े रुक जाते हैं। ये देखकर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों रुक गए, ये यहाँ से आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। अब जान बचाने के लिए वो दोनों एक खुले मैदान में भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टावर की तरफ जाते वक्त मैट और रेंट एक गांव में चले जाते हैं और इस गांव के एंट्रेंस में एक आदमी को एक पिंजरे में कैद कर मार दिया गया था और उसकी जेब के अंदर एक हीरा लटक रहा था। उस हीरे को देखते ही मैट उसकी मोह में पड़ जाता है, क्योंकि मैट बचपन से ही चोर था। अब वो दोनों उस गांव के अंदर आराम करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो इन्हें शराब देती है। तभी वहां पर एक सिंगर आ जाता है और गाना गाने लगता है। इसके बाद वो सिंगर उसके गाने के बदले सभी से पैसे मांगता है, लेकिन इन दोनों के पास तो पैसे थे ही नहीं। ये दोनों उस सिंगर को मना कर देते हैं, लेकिन तब यह रेंट थोड़े पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी जेब में पैसे तो थे ही नहीं, किसी ने उसकी जेब चोरी कर ली थी। तभी वो देखता है कि उसका बटुआ उस सिंगर के पास था। ये देखकर मेट काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन रेंट कहता है कि यह हमारा इलाका नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा।
वहीं दूसरी तरफ पेरिन और इग्वेन को सुनसान जगह पर कुछ टायर के निशान दिखते हैं, तो वो इन निशानों का पीछा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता होगा, लेकिन तभी उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। उन्हें लगता है कि शायद से ये व्हाइट क्लोक वाले हो जो आदमियों को बंदी बना के उन्हें मारते हैं, लेकिन फिर भी वो उन निशानों की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत थी। अब रैंड और मैट उस लड़की की तरफ जाते हैं जिसने इनका स्वागत किया था। वो यहाँ उसे कहते हैं कि हमें आज रात को रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। इसके बदले में तुम हमसे तुम्हारा कोई भी काम करवा सकती हो क्योंकि हमारे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की इन्हें काम पर लगा देती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सारी लकड़ियाँ काटनी है। अब ये दोनों यहाँ पर लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी रैंड मैट को कहता है कि मैं कुछ भी करके इग्वेन तक पहुँच कर रहूँगा। मैं उसे ढूंढने के लिए व्हाइट टावर तक जाऊँगा। लेकिन तभी मैट यहाँ पर कहता है कि नहीं, हम व्हाइट टावर तक नहीं जाएंगे। ये सब कुछ झूठ है। तुम उस मॉरिन पर क्यों यकीन कर रहे हो? मैं तो अब अपने घर ही जाऊँगा। और यहाँ से मैट गुस्से से चला जाता है। अब वो उस लड़की से आके बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्यो की मलहम पट्टी करने के बावजूद लेन को लगता है कि मोरिन ठीक नहीं हो पाएगी। तभी वो खुद घोड़े पर बैठकर मदद ढूंढने के लिए चला जाता है और नैन्यो को उसके पास छोड़ देता है। अब इग्वेन और पेरिन उन टायर का निशान का पीछा करते करते कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि कोड वर्ड बताओ, लेकिन पेरिन और इग्वेन को कोड वर्ड मालूम नहीं था। तभी वो लोग उन्हें अपने साथ लेके चले जाते हैं और उनकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करते हैं और उन्हें खाना भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेंट सारी लकड़ियों को काट देता है, इसलिए वो लड़की उसे रहने के लिए कमरा देती है और कहती है कि ये एक ऐसा कमरा है जिससे आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। तुम यहाँ पर आराम से रात गुजार सकते हो। वहीं दूसरी तरफ मदद ढूंढते ढूंढते लेन एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे एसएडआई के लोग मौजूद थे और ये देखकर वो नैनो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या मोरन घोड़े की सवारी कर सकती है। तभी नैनो कहती है कि हाँ, लेकिन कुछ देर तक। अब वो मोरन को लेकर एसएडआई के लोगों तक जाने लगता है। वहीं अब रात हो जाती है और मैट उसी लाश की तरफ जाता है जिसकी कमर पर हीरा था। यहाँ उसे वही सिंगर मिलता है जिसने इनके पैसे चुराए थे। यह सिंगर कहता है कि मैं तो इसे दफनाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारा इरादा कुछ और ही लग रहा है। तभी यह मैट उसे साफ साफ बता देता है कि हाँ, मुझे घर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए और मैं यहाँ इस हीरे की चोरी करने आया हूँ। तभी सिंगर कहता है कि ठीक है, तुम पहले अपना काम कर लो, उसके बाद मैं मेरा काम करूँगा। अब मैट उस लाश पर से वो हीरा भी ले लेता है और वहाँ कुछ सिक्के भी थे, वो उन्हें भी ले लेता है। फिर सिंगर उसे कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने एक लाश पर से हीरा चुराया है। अब मैं इसे ठीक से दफना भी नहीं पाऊंगा। यह वो सिंगर मैट का दोस्त बन जाता है और उसे कहता है कि अगली बार जरा ध्यान से रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस लाश की जगह हो और मैं तुम्हें दफनाने आऊं। तभी उसी गांव में रैंड और वो लड़की बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं। तभी यह वो प्यार की बातें करने लगते हैं और वो लड़की रैंड के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन रैंड पीछे हट जाता है क्योंकि वो इग्वेन से प्यार करता है। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तो डार्क वन की गुलाम हूँ और मुझे पता है कि तुम ही वो ड्रैगन हो, इसीलिए मुझे तुम्हें कैद करना होगा। तभी तभी रैंड यहाँ से भागने लगता है और उसे पता चलता है कि मोरन झूठ नहीं बोल रही थी। यहाँ रैंड उस रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लोहे का था और काफी मजबूत था। फिर भी रैंड हार नहीं मानता और उस दरवाजे को तोड़ देता है। यह देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह तो काफी मजबूत दरवाजा था, रैंड ने उसे कैसे तोड़ा। तभी दोस्तों यहाँ हमें लगता है कि रैंडी वो ड्रैगन है जो इस दुनिया को बचाने वाला है। तभी यहाँ मैट भी आ जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। तभी इनके सामने वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें पकड़कर डार्कवन को दूंगी। पिछली बार भी एक लड़की ने ड्रैगन को पकड़कर डार्कवन के हवाले कर दिया था। तभी डार्कवन ने उस लड़की को बहुत सारी शक्तियां दी थी और अब मैं भी उन शक्तियों को हासिल करने वाली हूँ। लेकिन तभी वो सिंगर आ जाता है और उस लड़की के गर्दन में एक चाकू मार देता है और वो सिंगर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे पीछे चलो, वरना यहाँ पर डार्कवन की आर्मी आ जाएगी और उसकी आर्मी से कोई नहीं बच सकता। वो दोनों पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जाओगे? तो सिंगर कहता है कि मैं व्हाइट टावर की तरफ जाऊंगा और तुम दोनों को भी वहीं पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लेन, मोरन और नैनी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लिएंड्रिन मौजूद थी। तभी यहाँ लिएंड्रिन कहती है कि मोरेन, तुम लेट हो गई हो और अगर तुम यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमें एक ऐसा आदमी मिल गया है जो अपने आप को ड्रैगन कहता है। फिर हमें एक आदमी को पिंजरे में कैद दिखाया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हमें गेल्डन का राज्य दिखाया जाता है। यहाँ पर लोगन ने हमला कर दिया था। दोस्तों, लोगन वही आदमी है जिसे लिएंड्री ने कैद कर दिया था और वो खुद को ड्रैगन कहता है। यहाँ लोगन उस राज्य के सभी लोगों को मार देता है क्योंकि उसके पास कुछ अजीब सी पावर थी। फिर वो एक आदमी के पास जाता है। यहाँ उसकी बुरी शक्तियाँ उसे कहते हैं कि इस आदमी को मार दो, लेकिन लोगन उसे नहीं मारता और उस आदमी को अपने वश में कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरी सेना में शामिल हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ लिएंड्रिन के पास मोरेन, लेन और नैनी चले गए थे। यहाँ पर केरन नाम की एक एसिड मोरेन के घाव को भरने की कोशिश करती है। यहाँ वो मोरेन के घाव को ठीक भी कर देती है। इसके बाद तुरंत मोरेन लोगिन के पास जाती है जो खुद को ड्रैगन का अवतार कहता है। लेकिन यहाँ मोरेन को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि ड्रैगन तो उन 4 दोस्तों में से कोई एक है। वहीं दूसरी तरफ पेरिन और इग्वेन उन्हीं शरीफ आदमियों के साथ आगे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पेरिन फिर भी उन लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा था। तब इग्वेन उसे कहती है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए हमें इनके साथ रहना होगा। दूसरी तरफ रैंड और मैट व्हाइट टावर की तरफ घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। इसका मतलब अब सभी लोग व्हाइट टावर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मोरेन लोगन के पास चली जाती है और उसे अपने जादू से कंट्रोल कर लेती है और वो दूसरी एसेडा को कहती है कि अब तुम लोग आराम करो, मैंने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। दूसरी तरफ हमें उस सिंगर को दिखाया जाता है जो रैंड और मैट के साथ था। ये लोग एक जगह पर रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर हथियार तान लेते हैं। बट इसके बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं और उन्हें अपने घर में लेके चले जाते हैं। अब हमें एग्वेन और पेरिन को दिखाया जाता है। इस कबीले में एक लड़का भी था जिसके बड़े बड़े बाल थे। अब पेरिन उस लड़की की माँ के पास जाकर पूछता है कि आपने कभी जंग लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी वो औरत कहती है कि क्या तुम्हें कभी हमारे हाथ में कोई हथियार नजर आया है। इस पर पेरिन कहता है कि इस तरह से तो तुम्हें कोई भी मारकर चला जाएगा। वो कहते हैं कि हम शांति की जिंदगी जीते हैं और हम जंग से दूर रहते हैं। तभी वो पेरिन से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या कभी तुमने अपने हाथ में कोई हथियार पकड़ा है, और अगर पकड़ा भी है तो क्या तुम्हें उससे कुछ हासिल हुआ है। तभी पेरिन को यहाँ उसकी पत्नी की याद आती है जो कि जंग की वजह से मर गई थी। फिर अगले सीन में मैट और एंड उस सिंगर से बातचीत करते हैं, लेकिन उसी वक्त मैट को उल्टी आने लगती है और वो साइड में चला जाता है और उसकी उल्टी में से कीड़े निकलने लगते हैं। तभी उल्टी करते वक्त मैट के पीछे एक छोटी बच्ची आ जाती है जो कि यहाँ पर रहने वालों की बेटी थी। यहाँ वो लड़की मैट को एक छोटी सी गुड़िया देती है और कहती है कि ये तुम अपनी बहनों को दे देना। तभी वो सिंगर एंड को बताता है कि ये एक बीमारी है और मेरे भतीजों को भी यही बीमारी लगी थी और वो भी इसी तरह से उल्टिया करता था। वो भी एक जादूगर था। फिर एक दिन एक एसेडा आई और उसने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया था। बट जब वो एसेडा वापस गई, उस लड़के ने एक चाकू से अपनी गर्दन को काट दिया। इसलिए हमें मैट को एसेडा से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ये एसेडा के पास गया तो ये भी मर जाएगा। फिर इसके अगले सीन में हमें नैनो को दिखाया जाता है जो एक रात में एसेडा की बॉडीगार्ड के साथ बैठकर मजाक मस्ती कर रही है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम एसेडा की औरतों के गुलाम बन के रहते हो। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम गलत कह रही हो। एक एसेडा और उसके बॉडीगार्ड का रिश्ता ऐसा है जो कि इस दुनिया में किसी का भी नहीं है, और ये रिश्ता माँ बाप के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। इसके बाद सभी बॉडीगार्ड उठकर अपने अपने एसेडा के पास चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें इग्वेन और पेरिन को दिखाया जाता है जो उस कबीले के साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। इस वक्त पेरिन उस लड़की के माँ के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इतने शरीफ क्यों हो। तभी वो औरत कहती है कि मेरी एक बेटी थी जो कि एक जंग के दौरान मर गई, और अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब समय का चक्र घूमे और मेरी बेटी फिर से जन्म ले। मैं इस दुनिया से ये जंग की महामारी को खत्म करना चाहती हूँ और शांति का माहौल लाना चाहती हूँ, ताकि मेरी बेटी अगले जन्म में एक आराम की जिंदगी जी सके। फिर अगले सीन में हमें रैंड को दिखाया जाता है जिसे फिर से एक बुरा सपना आता है, और इस सपने में वो देखता है कि पेरिन किसी को हथौड़े से मार रहा है और मैट भी किसी आदमी की तरफ बढ़ रहा है, और वो आदमी वही होता है जिसकी आंखों में आग होती है। वो इन सभी के सपने में आता है। इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो आजू बाजू देखता है, लेकिन मैट उसके साथ नहीं था। फिर सिंगर और रैंड मैट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें रहने के लिए जगह दी थी उनकी लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी,
और वहीं पर मैट एक दीवार की तरफ देख रहा था। जब ये उस दीवार की तरफ देखते हैं तो उस दीवार पर फेड था। यहाँ सिंगर इन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, मैं इसके साथ लड़ता हूँ। इसके बाद सिंगर फेड के साथ लड़ने लगता है और रैंड और मैट वहां से भागने लगते हैं। तभी मैट देखता है कि बाहर उस छोटी लड़की की भी लाश थी। अब ये दोनों अपने घोड़ों को लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम मोरेन, लियांड्रिन और कैरन को एक साथ देखते हैं। ये तीनों कहते हैं कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा ताकतवर है। हम तीनों ने अपने जादू से इसे रोका है, लेकिन फिर भी इसके होठ अभी भी सूखे नहीं है। इसके अगले सीन में हमें लेन को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है। तभी नैनी भी उसके पास पहुंच जाती है और वो भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगती है। लेकिन अचानक वहां पर शोर मच जाता है क्योंकि लोगन की सेना ने उन पर हमला कर दिया था। लोगन की सेना इन पर तीरों से हमला करती है, लेकिन यहाँ पर रियानिन अपने जादू से उन तीरों को रोक लेती है और थोड़ी देर में वो इन तीरों को वापस लोगन की आर्मी पर छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ लोगिन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एस सेडाई के रक्षा कवच को तोड़ देता है। इसकी ताकत से एस सेडाई के लोग हवा में उड़ जाते हैं और दीवार पर जाकर गिरते हैं। यहाँ एस सेडाई और उसकी बॉडीगार्ड बड़े ही बहादुर से लोगिन की आर्मी का सामना करते हैं। यहाँ नैनी भी उनके साथ लड़ती है। तभी बुरी शक्तियाँ वापस लोगिन के अंदर चली जाती है और वहां पर मोरेन भी पहुंच जाती है। यहाँ मोरेन लोगिन से पूछती है कि तुम अपने आप को ड्रैगन का अवतार क्यों बुलाते हो। तभी वो कहता है कि दुनिया में जितने भी ड्रैगन के अवतार आकर चले गए हैं, मुझे उन सभी की आवाज़ें सुनाई देती है और मुझे उनके सपने भी आते हैं। इस पर मोरेन कहती है, ये तो पागलपन की निशानी है। मुझे नहीं लगता कि तुम ड्रैगन के अवतार हो, क्योंकि ड्रैगन का अवतार उन 4 लोगों में से कोई होगा। तभी वो 2 एस सेडाई भी उड़ जाती है और लोगन को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन लोगन बहुत ही पावरफुल था और उनके कवच को भी तोड़ देता है। यह मोरेन और लिएंडर को बचाने के लिए कैरिन उन पर एक सुरक्षा कवच बना देती है और लोगन के सारे हमले को अपने ऊपर ले लेती है। इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मोरेन और लिएंडर फिर से लोगन को अपने वश में करने की कोशिश करती है और फिर से एक कवच बना लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर कैरिन का बॉडीगार्ड स्टेफिन आ जाता है और कैरिन की डेड बॉडी देखकर गुस्से में अपनी कुराड़ी से लोगन पर हमला कर देता है। इसका फायदा उठाकर लोगन उसकी कुराड़ी के अपने जादू से छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और सभी पर चला देता है, जिसकी वजह से मोरेन और लेंड्रिन घायल हो जाती है और एक टुकड़े से लेन का गला भी कट जाता है। इसकी वजह से लेन का बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और फिर वो मर जाता है। तभी नैनी भी वहां पर आ जाती है और लेन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, जिससे सभी लोगों के घाव एकदम ठीक हो जाते हैं और उस रोशनी से लेन भी जिंदा हो जाता है। यहाँ नैनो की शक्ति को देखकर लोगिन भी हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर लिएंडर गुस्से में सभी एसेडाई की शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगन से उसकी शक्तियों को छीन लेती है। इसके बाद लोगन रोने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एस लड़ाई के लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो लोगन की आर्मी के साथ लड़ते हुए मर गए थे। उन सभी को दफनाने के बाद सभी लोग कैरन की आखिरी विदाई के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ स्टेफन कैरन को दफनाने के बाद उसके अंगूठी को निकाल देता है और मोरन अपने देह को उस पर रखकर उसे आखिरी विदाई देती है। इसके बाद सभी लोग व्हाइट टावर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ महीने चलने के बाद वो लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने साथ लोगन को भी लेके आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो लैंड भी व्हाइट टावर के नजदीक पहुंच चुके थे। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते वक्त ड्रैगन से बनी ज्वालामुखी को देखते हैं। इसके बाद ये दोनों टारवेलोन यानी कि व्हाइट टावर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग मोरन को ढूंढने के बजाय उसने बताए हुए एक जगह पर जाकर आराम करते हैं। यहाँ मैट उन लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। तो रैंड उसे कहता है कि ये तुमने नहीं किया, तुमने उस बच्चे को नहीं मारा, वहां पर फ्रेड था, उसने उन लोगों को मारा है और मुझे मालूम है कि तुम किसी भी बच्चे की जान नहीं ले सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरिन और इग्वेन भी व्हाइट टावर की तरफ पहुंचने वाले हैं, लेकिन तभी इन्हें व्हाइट क्लॉक के लोग रोक लेते हैं। यहाँ इस कबीले की सरदारनी एला उन्हें लाख समझाती है कि हमारे में कोई एस चढ़ाए वाला नहीं है, फिर भी क्वेश्चनर उसकी एक नहीं मानता। तभी उसकी नज़र पेरिन और इग्वेन पर पड़ती है, तो वो उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी यहाँ कबीले की और क्वेश्चनर की बहस हो जाती है। यहाँ इस कबीले के लोग पेरिन और इग्वेन को बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए व्हाइट क्लॉक और इस कबीले के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। व्हाइट क्लॉक वाले उन्हें बहुत मारते हैं। तभी इस कबीले में से एक लड़का पेरिन और इग्वेन को लेकर भागने लगता है।
इसी भागदौड़ में व्हाइट क्लॉक वाले उस लड़के को मारकर बेहोश कर देते हैं और पेरिन और इग्वेन को घेर लेते हैं। यहाँ वो लोग इन्हें बंदी बनाते हैं और अपने कैंप में लेके चले जाते हैं। कैंप में लाने के बाद वो लोग इग्वेन के कपड़े निकाल कर उसे साफ करने लगते हैं। फिर उसे कुछ कपड़े पहनाते हैं और एक कुर्सी पर बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग पेरिन को भी लेके आते हैं और उसे भी कुर्सी से बांध देते हैं। यहाँ वो क्वेश्चनर भी मौजूद था। यह इग्वेन उससे बातें करती है और पेरिन की हालत देखकर क्वेश्चनर से कहती है कि उसमें कोई जादुई ताकत नहीं है, हम तो बस आम लोग हैं। तभी क्वेश्चनर उसे कहता है कि सही कह रही हो, तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है, क्योंकि अगर तुम एसेडा होती तो अब तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुकी होती और मैं तुम्हारा हाथ काट चुका होता। अब कृष्णर इग्वेन को धमकाने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर पेरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर कृष्णर पेरेन के पास जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए खुद के बारे में बताता है। इसकी बातें सुनकर हमें यह पता चलता है कि वो औरतों में उससे भी ज्यादा ताकत होने की वजह से उनसे जलता है। वो व्हाइट क्लॉक का मेंबर होने की वजह से इस सड़ाई के सभी लोगों को मार रहा है। यहाँ वो कहता है कि मैं डार्क वन के लिए काम नहीं करता। इसके बाद वो इग्वेन से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने को कहता है। यहाँ वो कहता है कि अगर तुमने अपनी शक्तियां मुझे दिखाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे दोस्त को जाने दूंगा, और अगर तुमने शक्तियां नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। यहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समय देना चाहता हूँ, इसमें तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेरिन इग्वेन को कहता है कि उस दिन जब मैं ट्रेसेक से लड़ रहा था, मैं इतना खो गया था कि मैंने मेरी बीवी को मार दिया और शायद इसी वजह से भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। इन दोनों की बातें खत्म होने से पहले ही कृष्ण कैंप के अंदर आ जाता है। वो इन दोनों से उनका डिसीजन पूछता है। यहाँ दोनों भी कुछ नहीं बोलते, तो कृष्ण पेरिन को टॉर्चर करने लगता है। तभी यहाँ पेरिन को बचाने के लिए इग्वेन अपनी शक्तियों की एक झलक दिखाती है। जब क्वेश्चनर उससे बातें करता है, तभी इग्वेन पेरिन के हाथों की रस्सी को भी जला देती है। जब पेरिन अपनी रस्सियों को तोड़कर क्वेश्चनर के पास जाता है, तो क्वेश्चनर डर के मारे कांपने लगता है। तभी इस बात का फायदा उठाकर इग्वेन उसके चाकू से उसे मार देती है और यहाँ से भागने से पहले इग्वेन सारी अंगूठियों को ले लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी भागते वक्त ये देखती है कि कैंप में बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं और सभी को मार रहे हैं। इन भेड़ियों का लीडर जब पेरिन के सामने आता है, तो पेरिन इग्वेन से कहता है कि यह हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद दोनों कैंप से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरेन और लेन नैन्यो को सभी ऐसे से बातें करके उसे एक कमरे में रुकने को कहती है। तभी नैन्यो गुस्से में मोरेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की राजनीति में नहीं फंसना है, मुझे सिर्फ मेरे दोस्तों से मिलना है। इस पर मोरेन कहती है कि मैंने मेरे आदमी सभी जगह पर रखे हैं और जैसे ही तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आएंगे, मेरे आदमी मुझे बता देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुम कुछ कम समझ रही हो, और जैसे ही यहाँ के लोगों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा, वो लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने जरा भी बेवकूफ़ी दिखाई तो तुम उनके जाल में और राजनीति में फंस जाओगी। यह नैन्यो मोरेन से कहती है कि अगर मैं तुम इस सड़क के लोगों की तरह ताकतवर हूँ, तो तुम्हें मुझे कम आंकना नहीं चाहिए। अब लेन के जाने के बाद मोरेन नानी से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम पहले जैसी नानी बन सकती हो, तो तुम गलत सोच रही हो। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए, और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और किसी से भी बात मत करना, और जितना हो सके मैं तुम्हें यहाँ की राजनीति से बचाने की कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में रैंड जब किताब पढ़ रहा होता है, तभी वहां पर लोरेल आ जाता है और उसे देखकर रैंड डर जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ पर इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लोरेल एक ओगरी है, यानी कि आधा इंसान और आधा जानवर। और जब रैंड अपना पूरा नाम बताता है, तो लोरेल उसे कहता है कि तुम एलिक वंशज के हो। यहाँ पर रैंड उसे लाख समझाता है, लेकिन लोरेल को भरोसा नहीं होता कि रैंड एक एलवासी नहीं है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी लोगन का जुलूस निकल रहा होता है। जब वो नीचे देखता है, तो उसे मैट नीचे दिखता है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो उसके साथ बैठकर लोगन का जुलूस देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि लोगन को एक पिंजरे में डालकर उसका जुलूस निकाल रहे हैं और सभी लोग उस पर सड़ी हुई सब्जियां फेंक रहे हैं। और जब लोगन की नजर मैट की तरफ जाती है, तो वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यहाँ मैट रैंड से कहता है कि अगर हम दोनों में से किसी की भी हालत ऐसी हुई, तो हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे।
और रैंडी ऑर्टन के उससे वादा करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेफिन को तैयार कर रहे हैं और उसको हौसला दे रहे हैं। इसके बाद स्टेफिन दिव्य ज्योति के पास जाकर कैरिन की अंगूठी को उसमें डालकर नष्ट कर देता है। इसके बाद अगले सीन में स्टेफिन नैन्यो के पास शराब के नशे में चला जाता है और उससे एक चाय का पाउडर मांगता है एक अच्छी नींद सोने के लिए। यहाँ नैन्यो से बातें करते वक्त वो उसे बताता है कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ मेरी आंखें खुल जाती है और मेरा दर्द कम हो जाता है और मेरे पास मेरे एसिड है, यानी मेरे मास्टर की यही एक याद बची है। अब मैं इसे भुलाना नहीं चाहता। तभी नैनी उसे पाउडर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं होने दूंगी। स्टेफन के जाने के बाद नैनी महल में घूमने लगती है। तभी लेंड्री उससे बातें करती है। तभी इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लाल एसिड की औरतें कभी अपने अंगरक्षक को नहीं रखती। नैनी यहाँ पूछती है कि आप क्यों नहीं रखते बॉडीगार्ड। तभी लेंड्रिन कहती है कि हमारी कुछ बहनों को पसंद नहीं है। तभी लिएंड्रिन कहती है कि औरतों के पास शक्तियां तो है, लेकिन दुनिया अभी भी मर्द चलाते हैं। फिर अगले सीन में लॉरेल रैंड से मिलने के लिए नैन्यो को वहां पर लेके आता है। यहाँ नैन्यो रैंड से गले लगती है और एग्वेन और पेरिन के बारे में पूछती है। अब मैट की तबीयत खराब थी, इसलिए नैन्यो मैट की हालचाल पूछती है। तभी उसके अंदर का शैतान उससे कहता है कि मुझे छूना मत, और इसके बाद मैट उससे माफी मांगता है। फिर रैंड और नैन्यो बातें करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जब तक पेरिन और एग्वेन यहाँ तक नहीं आ जाते, हम यही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिएंड्रिन मोरेन से कहते हैं कि जिस गिफ्ट को तुम व्हाइट टावर में लेके आए हो, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। तभी मोरेन कहती है कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है कि तुम मर्दों से जलती हो, और इसी वजह से नैन्यो कभी भी तुम्हारे साइड में नहीं आएगी। अब मोरेन एलिना से बातचीत करने जाती है और इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लेन स्टेफिन की हालत से काफी परेशान है। और एलिना यहाँ मोरेन से कहती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी, तभी लैंड्रिन की ताकत और भी बढ़ गई और इसकी वजह से बाकी के लोग भी उसकी बातें मानने लगे हैं। और इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि बाकी के मेंबर्स और मोरेन की नहीं बनती। यहाँ एलिना उसे इस बात की वार्निंग भी देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफिन और लेन बातचीत करते हैं और बातें करते करते लेन की आंखें लग जाती है, और जब वो आंखें खोलता है तो उसे स्टेफिन कहीं नहीं दिखता। तभी उसे नैन्यो का पाउडर भी दिखता है। फिर वो स्टेफिन को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागता है। तभी वो देखता है कि स्टेफिन ने अपने गम को भुलाने के लिए अपने पेट में चाकू मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेफिन को आखिरी विदाई देते हैं और लेन के साथ अपने दुख को बयान करते हैं, और इसी के साथ ये 5वां एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्वान है। वो अपने पिताजी के साथ एक नदी के किनारे एक छोटे घर में रहती है। वो अपने पिताजी के साथ मिलके मछलियां पकड़ती थी। एक दिन वो और उसके पिताजी मछलियां पकड़ने जाते हैं। तभी उसके पिताजी का जाल उलझ जाता है और स्वैन अपने जादू से उसे सुलझा देती है। यहाँ उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि तुम जादू करती हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर जल गया था और उस जगह पर एक निशान बना हुआ था। उसे देखकर उसके पिताजी समझ जाते हैं कि कुछ लोग स्वान की तलाश में आए थे, इसलिए वो स्वान को व्हाइट टावर जाने के लिए कहते हैं। यहाँ स्वान नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके जाने के बाद उसके पिताजी अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन उसके पिताजी उसे समझा बुझा कर भेज देते हैं। दोस्तों, स्वान बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार और समझदार थी, इसलिए वो अकेले व्हाइट टावर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वयं अब बड़ी हो चुकी है और वो व्हाइट टावर की एमरल्ड सीट बन चुकी है। दोस्तों, इस सीढ़ी में एक और ग्रुप था जिनका लिबास गोल्डन कलर का था। ये ग्रुप व्हाइट टावर के रक्षक और शासक थे और एमरल्ड सीट सभी की लीडर थी। अब यहाँ पर लोगन को लाया जाता है। आते ही लोगन एस सीढ़ी की इंसल्ट करने लगता है। यहाँ एमरल्ड सीट उसे कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हें मौत मिल जाएगी तो तुम गलत सोच रहे हो, और उसे सजा देती है कि तुम हमेशा के लिए यही तड़पते रहोगे। तुम्हें तब तक कैद में रखा जाएगा जब तक तुम तुम्हारी ताकत से टूट नहीं जाओ। यहाँ लोगन चिल्लाते रह जाता है कि मुझे मार दो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद स्वयं लिएंड्रिन से पूछताछ करती है क्योंकि उसका ऑर्डर था कि उसे पकड़कर सीधा व्हाइट टावर लाया जाए, लेकिन लिएंड्रिन ने उसकी सारी पावर को छीन लिया। यहाँ लिएंड्रिन कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो सभी एसेडा की सिस्टर्स को मार देता। इस पर एलिना भी लिएंड्रिन का साथ देते हुए कहती है कि लोगन ने कैरन को मार दिया, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये सुनने के बाद स्वयं कहती है कि जब कैरन ने मरी
तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लिएंड्रिन की थी। इसीलिए क्यूरिन की मौत की जिम्मेदारी भी लिएंड्रिन को ही माना जाएगा। ये सुनकर लिएंड्रिन गुस्सा हो जाती है और मोरन के खिलाफ बोलने लगती है और स्वयं से कहती है कि मोरन की भी तो जिम्मेदारी थी व्हाइट टावर की तरफ आ रहे खतरे की जानकारी देने की। लेकिन उसके होते हुए भी यहाँ तक ट्रेसेक्स आते हैं और लोगिन की सेना भी आती है और मोरन को पता भी नहीं चलता। इसके बाद स्वयं मोरेन से पूछते हैं कि तुम 2 सालों से कहाँ थी? तभी मोरेन कहती है कि मैं गाँव घूम रही थी। स्वयं पूछती है कि तुम गाँव क्यों घूम रही थी? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मोरेन उसके बारे में बताने से साफ इनकार कर देती है। ये देखकर स्वयं गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए अपना सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। तो मोरेन सर झुकाकर माफी मांग लेती है, लेकिन अपने सीक्रेट के बारे में वो कुछ नहीं बताती। क्योंकि अगर उसने उन चारों के बारे में बता दिया कि उनमें से कोई एक ड्रैगन है, तो सारे एसेडाई वाले उन्हें मार देंगे। यहाँ एमरलिन सीट कहते हैं कि वो मोरेन को कल सजा सुनाएगी और एमरलिन सीट लिएंड्रिन से कहती है कि तुम मोरेन से माफी मांगोगी। मोरेन लिएंड्रिन से कहती है कि तुमने आज जो कुछ भी किया इसकी वजह से मुझे कल सजा होगी और इसके लिए तुम तैयार रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरेन को पता चल गया है कि रैंड और मैट इस शहर में आ गए हैं। तभी वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ आती वो मैट को देखती है, जो बहुत बीमार हो गया था। मैट मोरेन को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मोरेन अब मुझे मार देगी। यहाँ रैंड नहीं चाहता था कि मोरेन मैट का भी वही हाल करे जैसा उसने लोगन के साथ किया। लेकिन तभी यहाँ सभी को पता चलता है कि मैट के पास एक शापित खंजर है, जो उसने सैडर लोगों से चुराया था। तभी वो भी मोरेन की मदद करने लगता है और यहाँ मोरेन अपनी शक्तियों से मैट के ऊपर के साये को उस खंजर में कैद कर देती है। इसके बाद मैट ठीक हो जाता है, जिसे देखकर रैंड मोरेन से माफी मांगता है और उसे थैंक्स भी कहता है। यहाँ मोरेन कहती है कि मैं तुम चारों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और साथ में रैंड से कहती है कि वो मैट को उस खंजर से दूर रखे, क्योंकि वो साया अभी भी उसका पीछा करेगा और वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो साया उसे कब का मार देता। तभी यहाँ पर नैनी आ जाती है। वो मोरेन को देखकर खुश नहीं होती। यहाँ मोरेन नैनी से कहती है कि अगर तुम खुद को विदुषी समझती हो तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती और तुम्हें मैट के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगले सीन में जब मोरेन नहाती है, तभी एक एसेडा उसके पास आती है और उसे बताती है कि स्वैन का अब बाकी के जादूगरों पर कंट्रोल कम हो गया है। फिर भी मैं स्वैन से तुम्हारी माफी के लिए बात करूंगी। अब इग्वेन और पेरिन भी व्हाइट टावर तक पहुंच गए थे और मोरेन उनसे मिलने चली जाती है। यहाँ वो देखते हैं कि पेरिन को काफी ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसे व्हाइट क्लॉक के लोगों ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। उसे देखकर मोरेन कहती है कि मेरी सिस्टर इसे ठीक कर देगी। अब इग्वेन मोरेन से कहती है कि जब उस कैंप में भेड़ियों ने अटैक कर दिया था, तब पेरिन की आंखें चमक रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मोरेन उसे कहती है कि ये बात किसी को भी मत बताना और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम बिना किसी को बताए मेरे पास चली आना। अब इग्वेन वो सारी रिंग्स मोरेन को देती है जो उसने व्हाइट क्लॉक से चुराई थी। अगले सीन में हम लेन और मोरेन को देखते हैं। यहाँ लेन कहता है कि तुमने बंधन क्यों उतार दिया? अगर तुम पर कोई खतरा आएगा तो मुझे कैसा पता चलेगा? यहाँ मोरेन कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें आज़ादी पसंद होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई आ जाए। इसीलिए मैंने ये बंधन 2 साल पहले ही उतार दिया था। यहाँ मोरेन कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेन उसे कहता है कि सुबह होते ही चले आना, तब तक मैं पहरा दूंगा। इसके बाद मोरेन उस दीवार में बने एक छोटे दरवाजे के पास जाती है और अपने जादू से उस दरवाजे को बड़ा करके स्वैन के पास चली जाती है। स्वैन मोरेन को देखते ही उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने सबके सामने ऐसा व्यवहार क्यों किया था, जिसकी वजह से अब मुझे तुम्हें सजा सुनानी पड़ेगी, वरना बाकी के एसेडे मुझसे खुश नहीं होगी। एमरलिन सीट पर बैठने वाले एसेडे की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती और न ही कोई रिलेशनशिप, इसलिए मोरेन स्वैन ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा था। अब मोरेन स्वैन को उन चारों के बारे में बता देती है। तभी स्वैन कहती है कि मुझे कुछ दिनों से एक सपना आ रहा है, जिससे मुझे पता चला है कि डार्क वन अब कमजोर हो गया है, लेकिन कुछ दिनों में उसकी शक्तियां वापस बढ़ जाएगी। इससे पहले तुम उसे मार सकते हो। मोरेन कहती है कि मैं उन चारों को डार्क वन के पास लेके जाऊंगी, ताकि उनमें से जो असली ड्रैगन है वो डार्क वन को मार सके। यह स्वयं मोरेन को वार्निंग देती है और कहती है कि अगर ड्रैगन के अलावा और कोई दूसरा डार्क वन के सामने गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए चारों को साथ में लेके जाना सही नहीं होगा। इसके बाद मोरेन स्वयं को कहती है कि कल तुम मुझे देश निकाला देना, ताकि मैं व्हाइट टावर से बाहर रहकर अपने काम को अंजाम दे सकूं। ये सुनकर स्वयं नाराज हो जाती है, क्योंकि मोरेन बहुत सालों बाद स्वयं के पास आई थी और अब वो वापस कल चली जाएगी।
अगले सीन में हम मोरेन और लेन को देखते हैं। यहाँ मोरेन लेन से मैट के बारे में बातें करते हुए जा रही थी। तभी लैंड्रिन उन्हें रास्ते में कहती है कि मैं मैट और उन सभी के बारे में जानती हूँ जिन्हें तुम उस गांव से लेके आई हो। मैं सबको जाकर एमरलिन सीट को बता दूंगी। तभी मोरेन लैंड्रिन को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने उन चारों के बारे में बता दिया तो मैं भी सभी को उस आदमी के बारे में बता दूंगी जिसे तुम नॉर्थ में मिलने जाती हो। यह सुनकर लैंड्रिन चुप हो जाती है। मोरेन ओजन के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है उन पांचों को डार्कन के पास लेके जाने में। यहाँ ओजिन इग्वेन को भी लेके आया था। यहाँ इग्वेन नैनो को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे आज तक लग रहा था कि नैनो मर चुकी है। इसके बाद मोरेन इग्वेन और नैनो को स्वयं के पास लेके चली जाती है। यहाँ स्वयं उन दोनों से कहती है कि 1000 सालों में मुझसे पावरफुल आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और वो उन रिंग्स के लिए इग्वेन को थैंक्स भी कहती है। यहाँ नैनो को स्वयं से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे वापस जाना है। यह स्वयं उसे समझाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम पूरी दुनिया की मदद कर सकती हो, लेकिन नैनो कोई जवाब नहीं देती। बट एग्विन पूरी तरह से तैयार थी। अगले सीन में मोरेन को सजा सुनाई जाती है। उसे यह शपथ खिलाई जाती है कि वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक एमरलिन सीट उसे वापस नहीं बुला लेती। इसके बाद मोरेन अपने ब्लू कलर की सिस्टर्स की तरफ मुड़ती है और सारे एस चढ़े मोरेन से मुंह मोड़ लेते हैं। अब मोरेन धीरे धीरे करके व्हाइट टावर से निकल जाती है। वो एक घोड़े की मदद से पहाड़ों की तरफ जाती है और एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उसने ओजन को भी वहां बुलाया था और ओजन अपने साथ सभी लोगों को लेके आ गया था। यहाँ वो पांचों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह नैनो कहती है कि हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक तुम बता नहीं देती कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। यह वो लोग सभी घोड़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि घोड़े ब्रह्मपथ से आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ रैंड कहता है कि हमें पता भी नहीं है कि ब्रह्मपथ क्या होता है, तो हम उसके अंदर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद मोरेन सभी को बताती है कि ये एक एंशिएंट रास्ता है जो सीधा डार्कवन के पास जाएगा। ये उस जगह पर जाएगा जहाँ ड्रैगन ने डार्कवन को कैद करके रखा है। वहां जाने के बाद तुम में से कोई एक उस डार्कवन को मारेगा। इस पर रैंड कहता है कि हमें तो पता भी नहीं है कि कौन ड्रैगन है। मोरेन कहती है कि ये जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि इस वक्त डार्कवन की शक्तियां बहुत कम हो गई है, लेकिन वो धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तुम्हारे गांव में जो तबाही हुई वो तो कुछ भी नहीं है, डार्कवन इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता है। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो ड्रैगन नहीं है। इसका जवाब मोरेन जानती थी, लेकिन वो कहती है कि कुछ सवालों का जवाब वक्त आने पर पता चलता है, जिसे सुनकर मैट समझ आता है और कहता है कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। मोरेन कहती है कि अब हम वापस नहीं जा सकते। इसके बाद मोरेन उस दरवाजे पर जाकर जादू करती है और एक पोर्टल खोलती है। उस पोर्टल में बिजलियां कड़क रही थी और काफी अंधेरा था। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन मैट नहीं जाता। सभी लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मैट नहीं जाता और पोर्टल बंद हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं। ये बहुत ही घायल है और उसके पीछे कुछ आदमी पड़े हैं उसे मारने के लिए। ये औरत इतनी बहादुर है कि घायल होते हुए भी बहुत आदमियों को मार देती है। ये औरत प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देती। बहुत देर तक लड़ने के बाद एक आदमी उसके पीछे एक तलवार घुसा देता है। इसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है और उसके प्रेगनेंसी का भी दर्द चालू हो जाता है। अब वो एक कपड़ा लेकर एक पत्थर के सहारे बैठ जाती है। तभी यह एक और आदमी आ जाता है जो उन्हीं आदमियों में से था जिससे ये औरत लड़ रही थी। उसे देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में नहीं थी और उसे लगता है कि वो आदमी मुझे मार देगा। वो औरत प्रेग्नेंट है ये देखकर वो आदमी रुक जाता है और उसे नहीं मारता। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां मोरेन ने पोर्टल खोल दिया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग ब्रह्मपथ के अंदर चले गए थे मैट को छोड़ के। दरवाजा बंद होने के बाद सभी लोग मोरेन से कहते हैं कि उन्हें मैट को भी अपने साथ लेना चाहिए था। मोरेन कहती है कि हम उसे अपने साथ लेके नहीं जा सकते क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद चुना है और अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी यह नैनो कहती है कि हमें दरवाजे को वापस खोलना होगा। तो ओजन कहता है कि हम इस दरवाजे को वापस नहीं खोल सकते। अगर इस दरवाजे को वापस खोला तो माचिनसिन हम सभी को मार देगी। नैनो पूछती है कि यह कौन है, लेकिन ओजन उसे कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ जाता है। रैंड कहता है कि हमें मैट को नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी इग्विन कहती है कि हमने मैट को नहीं छोड़ा, उसने हमें छोड़ा है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
पेरिन भी इग्वेन से सहमत था, क्योंकि उनमें से किसी को भी दरवाजा खोलना नहीं आता था और वो लोग रुककर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रैंड को मनाने के लिए न्यानेव कहते हैं कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलके मैट को ढूंढ लेंगे। फिर वो सब मोरेन के पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ लेन मोरेन से पूछता है कि अगर मैट ही ड्रैगन हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ड्रैगन के अलावा कोई भी डार्क वन से लड़ा तो वो मारा जाएगा। यहाँ मोरेन कहती है कि मैट हमेशा से ही अंधेरे की तरफ रहा है और जिस तरह से वो खंजर मैट को अपनी तरफ खींच रहा था वो देखकर लगता है कि मैट ड्रैगन नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी तो हमें मैट को डार्क वन से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ड्रैगन ने डार्क वन से हाथ मिला लिया तो डार्क वन को हराना असंभव हो जाएगा। अब रास्ते में ओजेन सभी को बताता है कि ये रास्ते में भी पहले हरियाली थी, लेकिन अगर आज एक भी कदम इधर उधर हुआ तो अंधेरे के खाई में गिर जाओगे। रैंड ओजेन को चुप रहने को कहता है, क्योंकि ऐसे बातें करके वो सभी को डरा रहा था। अब वो सब धीरे धीरे करके बहुत आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद पेरिन को एक पत्थर दिखाई देता है, तो रैंड उसे पूछता है कि तुम्हें इतने अंधेरे में वो पत्थर कैसे दिखाई दिया। पेरिन कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। दोस्तों, पेरिन के पास भी कुछ पावर्स थी, लेकिन उनके बारे में उसे खुद पता नहीं था। उस पत्थर को देखने के बाद ओजन कहता है कि ये काइगन पत्थर है, जैसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये टूटा नहीं। तभी लेन कहता है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए हमें संभल के चलना होगा। अब बहुत चलने के बाद वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं और रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही सब डर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ उनके पीछे टेसेक्स भी पहुंच गए हैं। तभी उन्हें ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये देखकर ओजन कहता है कि ये माचिनसिन की हवा है, ये तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, वो तुमसे बात करेगी और तुम जिस चीज से ज्यादा डरते हो उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी, जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोरेन कहती है कि कोई भी माचिन सिंह की आवाज पर भरोसा मत करना। अब इन सभी को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन उन्हें जिस जगह पर जाना था वो रास्ता तो अभी दूर था। वो जल्दी जल्दी भागते हैं, फिर भी वो हवा उन तक पहुंच जाती है और सभी को अपने वश में कर लेती है। मोरेन को वो हवा कहती है कि तुम्हारा फैसला गलत है, तुम इन चारों का बलि देने जा रही हो। ये तो बस एक ढोंग है और तुम जो करना चाहती हो वो तुम कभी कर नहीं पाओगी। रैंड को वो हवा कहती है कि इग्वेन तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। पेरिन को वो हवा कहती है कि तुमने जानबूझकर अपनी पत्नी को मार डाला, क्योंकि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। लेन को वो हवा कहती है कि तुम मोरेन को कभी नहीं बचा पाओगे। वो हवा नैनेव को कहती है कि जैसे तुमने अपने माँ बाप को खो दिया, वैसे तुम अपने दोस्तों को भी खो दोगी और तुम कभी भी इन्हें बचा नहीं सकती। नैनेव ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिर से जोर से चिल्लाने लगती है। नैनेव के जादू की वजह से माचिन सिंह थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मोरेन बाहर निकलने का पोर्टल खोल देती है और सब बचकर वहां से निकल जाते हैं। वो सब निकलकर सीधे वालडारा के किले पर पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ वक्त तक रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हें इस किले से डार्क वन तक जाने के लिए पूरा एक दिन लगेगा। ये जगह लेन का गांव है और मोरेन और लेन इस किले के राजा से मिलने चले जाते हैं, ताकि उन्हें वहां रुकने की कोई जगह मिल जाए। अब वालडारा लेन को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मोरेन को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी एक बहन भी जादूगरनी थी जो कभी व्हाइट टावर में रहती थी, लेकिन वो अपने जादू में माहिर नहीं थी, इसलिए उसने इस चढ़ाई के बारे में बुरा भला कहा था। मोरेन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, तुम अपने सेना को बढ़ा दो, क्योंकि डार्कवन की सेना पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है और अब डार्कवन ने अपनी सेना को ब्रह्मपथ से भी आगे भेजना स्टार्ट कर दिया है और एक ब्रह्मपथ का दरवाजा सीधा वालडारा के किले पर खुलता है। ये सुन के वालडारा थोड़ा शांत होता है और कहता है कि हमारा रिश्ता व्हाइट टावर से हमेशा से ही अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा, और उन सभी को इस महल में रहने की जगह दे देता है। मोरेन को राजा की बहन उन्हें रुकने की जगह दिखाती है। मोरेन से वो पूछती कि तुम ब्रह्मपथ पर क्या कर रही थी। दोस्तों, राजा की बहन एसएडए बनने के काबिल नहीं थी, फिर भी वो एसएडए बनी और ये सीक्रेट किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए मोरेन उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो तो तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। अब मोरेन उसे एक ऑर्डर देती है और कहती है कि तुम मेरा एक मैसेज व्हाइट टावर तक पहुंचा दो। मोरेन कहती है कि तुम मैट के बारे में बता दो, वो भी रेड सिस्टर्स को। दोस्तों, रेड सिस्टर्स कोई भी आदमी जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें मार देती है, और अगर रेड सिस्टर्स मैट को पकड़ेंगी तो शायद वो उसे मार देगी या फिर लोगिन की तरह कैद करके रखेंगी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी ब्रह्मपथ से आया था।
वो भी वालडारा के किले की तरफ बढ़ रहा था। इस आदमी का हम चेहरा नहीं देख पाते। अगले सीन में मोरिन बाकी के लोगों को भी महल की तरफ लेके जाती है। रास्ते में रेंट बहुत खामोश था। तभी एग्वेन उसे कहती है कि माचिंसन ने हमें जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है, इसलिए उस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेंट ने उस वक्त कुछ और भी देखा था जो वो सभी से छिपा रहा था। मोरेन सभी को एक ढाबे पर लेके जाती है। यहाँ के बारटेंडर के पास पावर्स थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन सभी एसएडआई को पता था। अब मोरेन वहां जाकर उन चारों के बारे में पूछती है। वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब मोरेन उसे इनडायरेक्टली धमकी देती है और कहती है कि अगर मैंने यहाँ के सभी लोगों को बता दिया कि तुम जादू करती हो तो ये लोग तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तब वो लड़की उन चारों के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि पेरिन की आंखें चमक रही है और उसके मुंह में से खून टपक रहा है। रेंट के गोद में एक बच्चा है जो किसका बच्चा है उसे नहीं पता, और दोनों लड़कियों के ऊपर सफेद रोशनी है और सोने की रिंग है। वो चारों आपस में जुड़े हुए हैं। इन चारों के ऊपर सफेद रोशनी के बादल है जो हर पल अपनी तरफ आते हुए खतरे से लड़ रहे हैं। उसके बाद मोरिन उसे अपने बारे में पूछती है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारी बर्बादी की वजह एमरलिन सीट बनेगी। ये सुनने के बाद मोरिन डर जाती है क्योंकि उसका स्वयं से गहरा रिश्ता था जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा रखा था। अगले सीन में रात हो जाती है और मोरिन उन चारों को कहती है कि कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इन सभी ने मोरिन को उस लड़की से बात करते हुए देखा था, इसलिए ये लोग पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी और क्या बातें कर रही थी। मोरिन उन्हें कहती है कि वो लड़की कुछ हद तक फ्यूचर देख सकती है और मैं उससे पूछ रही थी कि असली ड्रैगन कौन है, क्योंकि कोई भी जो ड्रैगन नहीं है अगर वो उस जगह पर गया तो मारा जाएगा और मैं तुम में से किसी को भी मारना नहीं चाहती। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पेरिन कहता है कि अगर मैटी ड्रैगन हुआ तो हम सभी तो बिना मतलब के मारे जाएंगे। मोरिन उन्हें रात तक का टाइम देती है सोचने के लिए कि उन लोगों को उनके साथ जाना है या नहीं, क्योंकि मोरिन भी दूसरों की रक्षा करने के लिए खुद की जान दांव पर लगा रही थी। इसके बाद इग्वेन तो तैयार हो जाती है और वो नैनी को भी समझाती है कि अगर तुम विदुषी हो तो तुम्हारा भी यही काम है, और अगर मोरिन नहीं होती तो ये सब काम तुम ही करती। पेरिन को अभी भी इस बात का डर था कि अगर मैट ड्रैगन हुआ तो हम सभी की कुर्बानी वेस्ट जाएगी, लेकिन एग्वेन को यकीन था कि मैट ड्रैगन नहीं हो सकता। इस बात पर रैंड एग्वेन से गुस्सा हो जाता है। रैंड को लगता है कि एग्वेन मैट को कम समझती है और उसकी परवाह नहीं करती। यहाँ पेरिन एग्वेन की साइड लेता है, जिसकी वजह से रैंड को शक होता है कि पेरिन और एग्वेन के बीच कुछ चल रहा है। पेरिन कहता है कि मैं तो बस मेरी बीवी से प्यार करता हूँ। इस बात से पेरिन रैंड से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लेन और मोरन को देखते हैं जो परेशान थे, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो क्या होगा। मोरेन इस बात से भी ज्यादा किसी और बात से परेशान थी। उसे लग रहा था कि लेन अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी रहा था। वो नैनी और लेन की फीलिंग्स को समझ रही थी, इसलिए वो लेन से कहती कि तुम्हें जिससे मिलना है उससे मिल सकते हो, क्योंकि कल शायद ड्रैगन के अलावा वहां से कोई लौट के ना आ पाए। यहाँ मोरेन को लग रहा था कि वो बेवजह सभी की जान दांव पे लगा रही है। इसके बाद लेन अपनी फैमिली से मिलने चला जाता है। तभी नैनी भी उसका पीछा करते करते उसकी फैमिली से मिलने चली जाती है। उसे देख के लेन नैनी को अपनी फैमिली से मिलवाता है। यहाँ लेन के पिताजी नैनी को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने लेन की जान बचाई थी जब लगे ने उन सभी पर अटैक किया था। यहाँ नैनी और लेन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उसका काम सिर्फ अपने एस सड़ाई की रक्षा करना था, और नैनी एक विदुषी थी जो कभी शादी नहीं कर सकती और अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा करने में बिताती है। अब रात हो जाती है और नैनी लेन के कमरे में रुक जाती है, जिसकी वजह से लेन और नैनी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है। दूसरी तरफ एग्वेन और रैंड भी अपनी दूरी को क्लियर करते हैं, क्योंकि इन सभी को पता है कि कल इनमें से कोई एक ही जिंदा वापस आएगा। यहाँ रैंड एग्वेन से कहता है कि जब तुम एस सेडाई बनोगी तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा, और यहाँ एग्वेन भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं भी तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दूंगी, और दोनों इस उम्मीद में रहते हैं कि सभी लोग जिंदा वापस लौटेंगे। अब अगले सीन में नैनी वापस जाने से पहले लैन से पूछते हैं कि सभी लोग तुम्हें डाइसन क्यों कहते हैं। लेन उसे बताता है कि ये एक टाइटल है। ग्वालियर जो मेरा राज्य था, वहाँ के लोग होने वाले राजा को डायसन कहते हैं, लेकिन एक युद्ध में मेरा राज्य हार गया था और मेरी पूरी फैमिली मारी गई थी। तभी मेरी सेना के एक आदमी ने मुझे सुरक्षित उस राज्य से निकल दिया था, और उस आदमी की फैमिली अब मेरी फैमिली है। यहाँ नैनो कहती है कि तुम एक राजा हो, लेकिन राज्य नहीं है, और न ही तुम्हारे पास कोई फैमिली है, लेकिन अब तुम्हारे पास मोरन है। यहाँ लेन कहता है कि मेरा और मोरन का रिश्ता सेम वैसा ही है
जैसे तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का है। मैं तो बस उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके साथ हूँ। दोस्तों, नैनो एक विदुषी है जो घर नहीं बसा सकती। अब उसी रात को रैंड को अपनी पुरानी यादें सताती है। वो सोचता है कि जब उसने उसके पिताजी को ट्रेसेक से बचाया था, तभी रास्ते में उसके पिताजी ने कहा था कि तुम कारी के बेटे हो, तुम मुझे पहाड़ों के बीच बर्फ में मिले थे। उसे वो सारी बातें भी याद आ रही थी जब जब उसने अपने पावर्स को फील किया था, और माचिन सिंह ने भी उसे सब कुछ बता दिया था। लेकिन उसकी बातें तो झूठ थी, इसलिए रैंड इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो उस बारटेंडर के पास जाता है और उससे कहता है कि बता दो कि मैं ड्रैगन नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने एक आदमी को देखा था। मैंने देखा था कि वो आदमी खून और बर्फ से भरा हुआ था। उस आदमी के पास वही तलवार थी जो आज तुम्हारे पास है। ये तुम्हारी माँ की तलवार है जो तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, और उस बच्चे को तुम्हारे पिताजी ने दो नदियों के बीच पाला था। तभी रैंड उसे फिर से पूछता है कि बताओ अब मुझे देख के तुम्हें क्या दिखता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि मुझे एक रेनबो दिख रहा है और तुम्हारे साथ तीन खूबसूरत औरतें दिख रही है। यह उसका मतलब मोरेन, नैनी और इग्वेन से था जो उसका साथ दे रही थी। इसके बाद रैंड उस लड़की से पूछता है कि क्या कल मैं वहां से जिंदा लौटूंगा। इस पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। तभी रैंड डिसाइड करता है कि वो अकेला मोरेन के साथ डार्क वन को मारने चाहेगा ताकि उसके दोस्त सेफ रह सके। वो मोरिन के पास जाकर कहता है कि मैं ड्रैगन हूँ। इसके बाद मोरिन भी लेन को अपने बंधन से आजाद कर देती है और रैंड को लेकर डार्कन को मारने चली जाती है, वो भी बिना किसी को बताए। जब सभी लोग सुबह उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रैंड और मोरिन गायब है। तभी सभी लोग समझ जाते हैं कि हमें सेफ रखने के लिए वो दोनों चले गए हैं। अब मोरिन रैंड को लेके एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ के पेड़ और पौधे शापित थे और काले रंग के थे। उनके ऊपर अंधेरे का कब्जा था। यहाँ मोरिन रैंड से कहती है कि डार्क वन तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है, और इसी के साथ यहाँ पर यह 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें 8वें एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पहले ड्रैगन ने डार्क वन से लड़ने का डिसाइड किया था। यह वक्त 3000 साल पहले का था। उस जमाने में सब कुछ काफी डेवलप हो चुका था। उस जमाने में लोगों के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। लोगों की जिंदगी आसान थी। सभी लोग काफी खुश थे। उस समय ड्रैगन का अवतार एक आदमी था जो उस समय का सबसे ताकतवर आदमी था। वो आदमी उस वक्त की एमरलिन सीट से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं डार्कन को मारना चाहता हूँ ताकि आने वाला समय इस दुनिया के लिए सेफ हो सके। लेकिन एमरलिन सीट ड्रैगन को ऐसा करने से मना करती है। एमरलिन सीट उसे कहती है कि अगर तुम डार्कन को मारने में नाकामयाब हो गए तो तुम्हारी सारी शक्तियां डार्कन को मिल जाएगी और ये दुनिया फिर से हजारों साल पीछे चली जाएगी। फिर भी वो ड्रैगन एमरलिन सीट की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैंने फैसला कर दिया है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी एमरलिन सीट कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और वहां से चली जाती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां रैंड और मोरेन डार्क वन के पास जा रहे हैं। तभी यहाँ कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग पुराने जमाने के हैं जो बहुत ही मामूली काम करके अपनी जिंदगी काट रहे थे। अब मोरेन और रेड जब उस काले जंगल में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कई सारे लोग मरे हुए दिखते हैं। ये ऐसे लोग थे जो खुद को ड्रैगन समझकर डार्क वन से लड़ने आ गए थे और यहाँ आकर मर गए थे। तभी मोरेन रेड से कहती है कि तुम यहाँ की किसी भी चीज को मत छूना। अगले सीन में हम इग्वेन को देखते हैं जो रेंड के पास जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। तभी पेरिन उसे समझाता है कि हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें वहां का रास्ता नहीं पता, और अगर हम किसी तरह से चले भी गए तो हम मारे जाएंगे। पेरिन के समझाने पर इग्वेन रुक जाती है। अगले सीन में रैंड और मोरिन कुछ देर तक चलते हैं, तभी उन्हें एक महल दिखाई देता है। ये देखकर मोरिन कहती है कि यह जगह मृत घाटी से बहुत दूर थी, लेकिन अभी यह भी डेड हो चुकी है। इससे हमें यह पता चलता है कि डार्विन की पावर अब बढ़ रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे ऐसी ही हो जाएगी। और रैंड को कहती है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहिए। अगले सीन में हम लेन और नैन्यू को देखते हैं। नैन्यू लेन से कहती है कि जब मैं मेरे गांव से तुम्हारे पीछे आई थी तब मैं मोरेन का पीछा कर रही थी। मोरेन अपने पीछे कुछ निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। नैन्यू कहती है कि हमें रैंड और मोरेन को बचाने जाना होगा, और लेन को मोरेन का पता बताती है। इसके बाद लेन नैन्यू को अलविदा कहता है और मोरेन को बचाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम रैंड और मोरेन को देखते हैं। यहाँ डार्कवन रैंड को फिर से सपने में दिख रहा था। सपने में वो देखता है कि डार्कवन ने मोरेन को मार दिया है। दोस्तों, जो आग वाला आदमी सभी को सपने में दिख रहा था वही डार्कवन है।
जो एक आदमी की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास बहुत सी पावर्स है। पहले ड्रैगन ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा था और नए ड्रैगन से हाथ मिलाने के बाद वो इस जगह से निकल सकता है। डार्कवन रैंड को कहता है कि तुम दिखने में उसके जैसे नहीं हो, लेकिन तुम वही हो। रैंड कहता है कि यह सब एक सपना है। यहाँ डार्कवन उसे बहुत ही फोर्स करता है हाथ मिलाने के लिए। उससे कहता है कि तुम नादान और नासमझ हो। फिर भी रैंड कहता है कि यह सब कुछ एक सपना है। यहाँ रैंड खुद की तलवार को खुद के आर पार कर देता है। इसके बाद उसका सपना टूट जाता है। जागने के बाद मोरेन उससे पूछते हैं कि तुमने सपने में क्या देखा, लेकिन रैंड मोरेन को कुछ भी बताने के मूड में नहीं था और मोरेन से कहता है कि तुम अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुम मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि रैंड को मोरेन ने कभी कुछ नहीं बताया था। यहाँ मोरेन रैंड को एक छोटी सी मूर्ति देती है और कहती है कि जब तुम ड्रैगन के पावर को टच करोगे तो उस पावर को इस मूर्ति में डाल देना। इस मूर्ति को सॉफ्ट एंड रियल कहते हैं, जिसमें आज तक बहुत सारे लोगों ने अपने पावर्स को फोकस किया है। वो कहते हैं कि जब तुम इस मूर्ति पर फोकस करोगे तो तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी और इसके बाद तुम अपनी शक्तियों को छुपा देना। तभी यहाँ रैंड मोरेन से कहता है कि तुम्हें लगता था कि इग्वेन ड्रैगन है, इसलिए तुम उसे ध्यान लगाना सिखा रही थी। यहाँ तक तुमने एमरलिन सिट से भी उसे मिलवाया और मुझे भी लगता था कि इग्वेन ही ड्रैगन है, लेकिन अब रैंड चाहता है कि मोरेन उसे भी ध्यान लगाना सिखाए। अब मोरेन कहती है कि अगर मैंने तुम्हें ध्यान लगाना सिखा दिया तो तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगी और तुम में भी डार्कवन के पास पहुंचने से पहले पागल हो जाओगी। मोरेन यहाँ कहती है कि मुझे भी मेरी शक्तियों के बारे में तब पता चला जब मेरे टीचर ने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया था और जब मैं उस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई तो मैंने खुद की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया। इसी तरह जब तुम डार्कवन से लड़ोगे और जब डार्कवन तुम्हें टॉर्चर करेगा तो तुम अपने आप फोकस करना सीख जाओगे और उसी समय तुम अपने पावर को इस मूर्ति में डाल देना, वरना जादू करने वाले आदमी पागल हो जाते हैं और शायद कुछ देर बाद रैंड भी पागल हो जाए। इसके बाद रैंड और मोरेन आई ऑफ वर्ल्ड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही रैंड कहता है कि मैं इस जगह को पहचानता हूँ। आगे बढ़ने से पहले रैंड मोरेन को यहीं पर रुकने को कहता है, क्योंकि ड्रैगन के अलावा कोई भी आई ऑफ वर्ल्ड के अंदर जाएगा तो डार्कवन उसे मार देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी जगह नैनी और इग्वेन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इग्वेन को वही पावर्स फील होती है जो उसके गांव में ट्रेसेक के हमले से पहले फील होती है। इग्वेन को इस बार जो आवाज सुनाई दी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर वो डर जाती है। उसे रैंड की चिंता होने लगती है। तभी वो उस बार वाली लड़की से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि जब रैंड तुमसे मिलने के लिए आया था तब तुमने उसे क्या बताया। वो लड़की उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं दूसरों के राज दूसरों को नहीं बताती, लेकिन वो उन लोगों के बारे में भी कुछ देखती है। वो देखती है कि नैन्यू जलकर खाक हो गई है और उस जगह पर सिपाही ट्रेसेक से लड़ रहे हैं। अब वालडार की सेना की तरफ डार्कवन की सेना बढ़ने लगती है, जिनके आने की आवाज इग्वेन ने सुनी थी। इस बार बहुत सारे ट्रेसेक वालडारा पर हमला करने वाले थे। अब वालडारा को भी ट्रेसेक के बारे में पता चल जाता है। उसके सिपाही उसे बताते हैं कि डार्कवन के कुछ आदमी ब्रह्मपथ के जरिए यहाँ आए हैं और वही डार्कवन की सेना को भी इस शहर में लेके आए हैं। अब वालडारा अपनी सेना के साथ ट्रेसेक से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वालडारा की बहन को लग रहा था कि हमारी सेना जीत नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार डार्कवन की सेना बहुत ही ज्यादा है। वो वालडारा से कहती कि मैं ट्रेसेक से पहले लड़ूंगी। यहाँ वालडारा कहता है कि इस बार भी लड़ाई वैसे ही लड़ी जाएगी जैसे हमेशा लड़ी जाती है। वालडारा के किले के बाहर एक दरवाजा था, जिसके अंदर राजा के साथ सारे सिपाही होंगे और ट्रेसेक्स का सामना करेंगे। जब ट्रेसेक्स उस दीवार को तोड़ देंगे और सारे सिपाहियों को मार देंगे, उसके बाद वो शहर की तरफ बढ़ेंगे। तब वालडारा की बहन कुछ एसएडे की मदद से ट्रेसेक्स से लड़ेंगी। अब शहर के बच्चों और औरतों को उस किले से दूर किया जाता है। अब वालडारा लड़ाई में जाने से पहले कहता है कि हमें पहले एसएडे से मदद ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जीतेंगे। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि बाकी के लोगों को डार्कवन की सेना के बारे में जानकारी दे दे, ताकि वो लोग सावधान हो जाए। वालडारा की बहन कहती है कि मैं ट्रेसेक्स को कभी जीतने नहीं दूंगी। अब वालडारा की सेना ट्रेसेक्स से लड़ने के लिए निकल जाती है और सारी औरतें जिन्हें लड़ना आता है वो किले पर खड़ी हो जाती है। अगले सीन में नैन्यू कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इग्वेन कहती है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद नैन्यू भी मान जाती है और वो दोनों वालडारा की बहन का साथ देने के लिए चली जाती है। पेरिन और ओजन लड़ने नहीं गए थे, इसलिए वो अंदर काम कर रहे लोगों की मदद कर रहे थे। वो लोग वालडारा की सिंहासन के नीचे खुदाई कर रहे थे
उस जगह पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में एक बिगुल था। उसे बजाने के बाद वो सभी योद्धा उनका साथ देंगे जो मर चुके हैं, लेकिन उसे सिर्फ ड्रैगन ही बजा सकता है। उसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। तभी उसके महल के पीछे के दरवाजे से वो आदमी आ जाता है जो इनके गांव में हुए हमले से पहले देखा गया था। पेरिन उस आदमी को देख लेता है और वो उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रेसेक वालडारे की पूरी सेना को हरा देते हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने सारे ट्रेसेक्स को देखकर एगोन को लगता है कि रेंड हार गया। अब वालडारे की बहन सारे एसेडाई के पावर को अपने साथ जोड़ लेती है। नैनी और एगवेन के साथ यहाँ पर दो और औरतें थी जो जादू कर सकती थी। सभी औरतों की पावर वालडारे की बहन के पास थी। ये लोग मिलकर ट्रेसेक्स की सेना को खत्म कर देती है, लेकिन वो सबकी सब अपनी शक्तियों पर कंट्रोल खो देती है। सबसे पहले वो औरतें जल जाती है जो कमजोर थी। इसके बाद एगवेन भी जलने लगती है और वालडारा की बहन भी। एगवेन नैनो से कहती है कि मैं जल रही हूँ, तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। लेकिन नैनो के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। फिर भी वो किसी तरह से एगवेन को बचा लेती है और वालडारा की बहन भी जल जाती है। जब एगवेन को होश आता है तो वो नैनो को देखकर रोने लगती है। यहाँ नैनो पूरी तरह से जल गई थी। जब वो रो रही थी तभी उसकी थोड़ी पावर्स नैनो के अंदर चली जाती है। इसके बाद नैनो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगले सीन में जब पेरिन उस आदमी के पीछे से वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने ओजिन और सभी लोगों को मार दिया है। वो आदमी उस बिगुल को अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो उसे लेने के लिए वहां पर आया था। वो आदमी पेरिन को कहता है कि तुम पांचों टेवेरियन हो। टेवेरियन हर जगह पर एक या दो पैदा होते हैं, लेकिन इस बार 5 थे, जिसे देखकर मोरिन भी पीछे आई थी और डार्कन के साथ मैं भी था। हम ट्रेसेक्स तुम्हें मारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें अंधेरे में ढकेलने के लिए आए थे। वो आदमी पेरिन को कहता है कि मैंने और मैट ने अंधेरे को चुन लिया है और तुम पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर चाहे रेंट ड्रैगन हो तो क्या हुआ, इसलिए हमने तुम पांचों में से 2 लोगों को अंधेरे की साइड में कर दिया है ताकि बैलेंस बना रहे। वो आदमी जाते जाते कहता है कि ये तो युद्ध की शुरुआत है। ये सब कहकर वो आदमी बिगुल को लेकर चला जाता है और पेरिन बस देखता रह जाता है। अगले सीन में हम रैंड को देखते हैं जो उस जगह पर था जहाँ पर डार्कन को कैद करके रखा गया था। इस जगह पर आते ही उसे वो सब कुछ दिखने लगता है जो इस जगह पर हो गया था। रैंड जैसे यहाँ पर आता है वो सपने में चला जाता है। तभी मोरिन उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर डार्कन आ जाता है और मोरिन की सभी पावर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद मोरिन अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती। रैंड सपने में देखता है कि वो इग्नन के साथ अपने गांव में एक घर बनाकर रह रहा है और इन दोनों की एक छोटी सी बेटी भी है और दोनों काफी खुशी से अपनी नई लाइफ को जी रहे हैं। सपने में रैंड को शक होता है कि ये सब सच नहीं है, इसलिए वो इग्वेन से अपने बचपन की एक बात पूछता है, जिसका जवाब देने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। तभी डार्कवन यहाँ आके सब कुछ रोक देता है और रैंड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम ऐसी लाइफ जी सकते हो। तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ वो रैंड को लालच दे रहा था। अगर वो डार्कवन से हाथ मिला लेगा तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके उसने सपने देखे थे। यहाँ रैंड उसकी बातों में आने लगता है और दूसरी तरफ मोरिन उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे जगा नहीं पाती। इसलिए वो रैंड की छाती पर एक खंजर रख देती है और डार्कन को कहती है कि अगर इसने तुम्हारा साथ चुना तो मैं इसे मार दूंगी, क्योंकि जब ड्रैगन जिंदा रहेगा तभी तो डार्कन आजाद हो पाएगा। डार्कन सपने में ही रैंड को टॉर्चर करने लगता है। वो रैंड को कहता है कि मैं एक पल में सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह डार्कवन अपने पावर से एगवन का गला काट देता है। ये देखकर रैंड उसे रुकने के लिए कहता है। इसके बाद डार्कवन फिर से रैंड को उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रह सकता है। इस बार रैंड डार्कवन की बात मान लेता है और कहता है कि मुझे बताओ कि ये सब कैसे होगा। यहाँ डार्कवन उसे अपनी शक्तियों पर फोकस करना सिखाता है। रैंड के लिए ये बहुत ही आसान था क्योंकि उसे पहले ही पता था कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ डार्कवन मोरन को भी बताता है कि रैंड ध्यान लगा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि रैंड ने कब मुझसे हाथ मिला लिया। मोरिन ये सुनकर रैंड के गले पर तलवार रख देती है, जिसकी वजह से उसके गले से खून निकलने लगता है। लेकिन रैंड जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो डार्कवन से कहता है कि वो लड़की जिसे विदुषी नहीं बनना और एसेडाई भी नहीं बनना, वो मेरी इग्वेन नहीं हो सकती। और यह रैंड अपनी सारी पावर्स को उस मूर्ति में कैद कर देता है। जैसे ही रैंड की पावर्स उसके कंट्रोल में आ जाती है, वो डार्कवन को मार देता है और वो जगह भी टूट जाती है जहां पर डार्कवन को कैद। जब रैंड को होश आता है तो मोरिन से कहता है कि मैंने कर दिया। यहाँ रैंड मोरिन से कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता।
क्योंकि मैंने वो पागलपन देखा है जो जादू करने के बाद उन आदमियों में होता है और मैं अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए अब मैं तुम सभी से दूर जा रहा हूँ। और मोरेन से कहता है कि मेरे दोस्तों को कह देना कि मैं मर गया हूँ। मोरेन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। रेंड कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो। अब मोरेन रेंड से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रेंड कुछ नहीं बताता और चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ लेन पहुँचता है। वो मोरेन से कहता है कि तुम अपने बंदूक को वापस लगा लो, लेकिन मोरेन अपने जादू का इस्तेमाल अब नहीं कर सकती थी क्योंकि डार्क वन ने उसकी सारी पावर्स को छीन लिया था। जहाँ डार्क वन कैद था वहाँ से सफेद कलर के पत्थर निकल रहे थे जिन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता, लेकिन अब वो टूट चुका था। जिसे देखकर मोरेन कहती है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो शुरुआत थी। इसके बाद इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अकेली खेल रही थी। तभी उसे समंदर में बड़े बड़े जहाज नजर आते हैं जो काफी कलरफुल थे। उस शिप पर कोई पुराने लोग थे जिनमें बस औरतें थी और सारी औरतें जादूगरनियां थी। उनके पास इतनी पावर थी कि अपने रास्ते में आए एक टापू को वो डुबा देती है। उस टापू पर वो छोटी बच्ची भी थी जो शायद से मर गई होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 1। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Swear your oath, Marine Sedai.